भर्ती के संग इनसे मिलिए। इनसे मिलिए इस कार्यक्रम में आज चिकित्सा विज्ञान में विशेष उपलब्धि प्राप्त लेरिसा फलकाओ से रेणु चतुर्वेदी की बातचीत का पहला भाग। श्रोताओं नमस्कार। कोविड-19 की आज अगर हम बात करें तो ऐसा लगता है कि अब इसके बारे में बात करने की ज़रूरत क्या है। ये बहुत हद तक जा चुका है और इतनी दहशत फैला चुका है कि अब उसका नाम भी सुनना हम नहीं चाहते। आप ज़रूर इत्तेफाक रखते होंगे इस बात से, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि हम उसके विषय में बात करने जा रहे हैं, बल्कि उससे जुड़ी ऐसी बात करने जा रहे हैं कि जाहिर है आपको भी अच्छा लगेगा। जी हाँ, आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में है लेरिसा फलकाओ जी, और इनके बारे में ख़ास बात यह है कि जिस विषय पर हम बात कर रहे हैं, यानी कि कोविड-19 की जो हमने बात की, उससे बचाव की एक टीम में ये जुड़ी थी। उसके लिए जो वैक्सीन बनी, उसकी टीम में सदस्य रही हैं। तो लेरिसा जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। चलिए यहीं से शुरुआत करते हैं कि कैसे काम की शुरुआत हुई और वैक्सीन जब बना तो क्या-क्या उसकी पूरी प्रक्रिया थी, वो बताइए आप। मार्च 2020 के दरमियान ये हमारा काम कोविड पे शुरू हुआ था जी। और उसके पहले ही जग में खबरें फैल रही थी कि ऐसे कोरोना वायरस करके एक वायरस है जो जग में फैल रहा है। उसके पहले हम कोई और वायरस पे काम कर रहे थे हमारी कंपनी में। तो जब मार्च 2020 में कोरोना वायरस बहुत फैल गया जग भर, तो हमारी कंपनी ने डिसीजन लिया कि ये जो नई टेक्नोलॉजी आई है, क्यों ना हम उसे कोरोना वायरस के वैक्सीन के लिए इस्तेमाल कर लें। नई टेक्निक की आप बात कर रही हैं। चलिए उससे पहले एक सवाल अब जहन में आ रहा है कि श्रोताओं को ये बता दिया जाए कि आप किस देश में थीं उस समय। तो मैं यूएस में थी, न्यूयॉर्क में एक कंपनी में काम कर रही थी। अच्छा, ये नई टेक्नोलॉजी क्या है? तो यूजुअली हमारे जो वैक्सीन्स होते हैं, आज तक के जो हम वैक्सीन्स लिए हैं, मेजॉरिटी उनमें से जो वैक्सीन है वो प्रोटीन बेस्ड है। जी। आपको प्रोटीन दिया जाता है और उस प्रोटीन के अगेंस्ट बॉडी एंटीबॉडी बनाता है और फिर वो एंटीबॉडीज बॉडी में प्रेजेंट रहती है। तो अगर आपको वायरस का सामना होता है तो वो एंटीबॉडीज उस वायरस को खत्म कर देंगे, यानी कि न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो ये जो टेक्नोलॉजी है वो प्रोटीन के एक लेवल ऊपर है। जो जेनेटिक कोड कहते हैं उसमें ऐसा होता है कि डीएनए जो होता है उससे प्रोटीन बनता है। तो जो प्रीवियस वैक्सीन थी वो प्रोटीन वैक्सीन थी। अब ये जो हम बना रहे हैं वो एक उसके लेवल ऊपर वैक्सीन बना रहे हैं। वो प्रोटीन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज प्रेजेंट की जाएंगी। ये लाभदायक है क्योंकि अगर जैसे हमने देखा कि पहले अल्फा कोरोना वायरस आया था, फिर बीटा आया था और फिर ओमिक्रॉन तक चला। तो वायरस जब इवॉल्व होता है तुरंत अगर हमें वैक्सीन बनाना है, जरूरत पड़ती है। जो हमने अभी नए नए बूस्टर बनाए हैं, जी, जी। तो वो जो एडवांस किए गए अलग अलग स्ट्रेन से, तो वो स्ट्रेन के प्रोटीन वैक्सीन बनाने होते तो बहुत समय लग जाता। ऐसा भी हो सकता है कि तब तक वो स्ट्रेन भी खत्म हो गई जब तक आपका वो प्रोटीन बूस्टर आया। तो इस तरह से हमारी जो उपलब्धियां हैं वो बढ़ती जा रही हैं और जाहिर है कि समय की जरूरत भी है। जिस तरह से वायरस काम कर रहा है उससे तेज गति में हमें काम करना है। और डीएनए तो बहुत सुना है, लेकिन आरएनए आप बात करें, ये क्या है? तो डीएनए हमारा बिल्डिंग ब्लॉक है, राइट? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, ये हमारे ह्यूमन बॉडी में होता है। डीएनए से जो आरएनए बनता है उसका नेक्स्ट स्टेप है वो, और फिर आरएनए से प्रोटीन बनता है। जो वायरसेस है उनके जेनेटिक कोड में आरएनए ही होता है, उनके पास डीएनए नहीं होता है क्योंकि वो हमसे कम वाले ऑर्गेनिजम्स हैं, कम विकसित है। तो उनका जो जेनेटिक कोड है वो आरएनए से बनता है। मेजॉरिटी ऑफ द वायरसेस, और जो कोरोना वायरस है उनका भी आरएनए होता है। आरएनए हम यूज करते हैं एज वैक्सीन। जैसे कि बॉडी को अगर कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हुआ तो उनका भी आरएनए एक्सपोज होगा, उनका भी प्रोटीन आ जाएगा, तो हम उनको वो आरएनए दे देंगे और फिर उसके प्रोटीन्स ऑलरेडी बन जाएंगे हमारे बॉडी में, जिसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बन सकती है। ये हो गई वैक्सीन की बात। और जैसे ये बता रही हैं आप अभी के बूस्टर बने और फिर, और तो क्या सच में उसमें कुछ मतलब परिवर्तन हुए और उसमें कुछ इजाफा किया गया क्या? जी, तो जैसे कि मैं कह सकती हूँ कि हमारे कंपनी में जो हमने बूस्टर बनाए हैं, तो हम ट्रैक करते हैं। हर एक कंट्री की गवर्नमेंट की एक वेबसाइट होती है जहाँ पे जो भी स्ट्रेन्स चल रही है वो लोड की जाती है। उनकी जो सीक्वेंस है उसको बोलते हैं आरएनए की, डीएनए की सीक्वेंस, उसको लोड किया जाता है। तो हम क्या करते हैं कि सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं, स्टडी करते हैं कि कहाँ कहाँ कौन सी स्ट्रेन चल रही है। जैसे कि हम यूएस में अगर बनाना चाह रहे हैं यूएस के लिए बूस्टर डोज, तो हम स्टडी करते हैं कि हाँ यहाँ पे ओमिक्रॉन चल रही है अभी,
तो फिर हम ऐसे भी जरूरत क्या है इस समय? जरूरत क्या है, और हम ऐसे भी देखते हैं कि जो हमने ऑलरेडी वैक्सीन बनाई है उसमें जो स्ट्रेन है वो एंटीबॉडीज क्या इस स्ट्रेन को भी न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, क्या मार सकते हैं? हाँ, तो अगर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो फिर जो नई बूस्टर दी जाएगी उसमें ओमिक्रॉन का भी आरएनए डाला जाएगा, जी। ताकि जो प्रीवियस वायरस था उसके अगेंस्ट भी और जो नया चल रहा है उसके अगेंस्ट भी आपको तैयार कर सकें। तो ये हो गई बात। अच्छा, अब बात करते हैं जिस समय आपने उस टीम में काम किया और क्या मनस्थिति थी और किस तरह से आपने काम किया जी। और कितने लोग थे? मनस्थिति तो काफी कॉम्प्लिकेटेड थी। ऐसा था कि इंडिया में भी जो जहाँ हमारी फैमिली है यहाँ इंडिया में, तो इंडिया में भी सारे लॉकडाउन्स चल रहे थे। यूएस में भी काफी स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस थे कि सोशल डिस्टेंसिंग रखना है या जो भी है। तो ऐसा होता था कि हाईवे पे गाड़ी लेके जा रही हूँ मैं काम पे और कोई नजर नहीं आ रहा है, तो एक भय रहता था कि क्या मुझे मेरी जिंदगी की कोई परवाह नहीं है। और हमारे जो कंपनी थी उन्होंने हमें एक सर्टिफिकेट भी दिया था कि यू आर एसेंशियल वर्कर, आपको काम पे जाना ही होगा। कोई रोकेगा, अगर पुलिस रोकेंगे कि आप कहाँ जा रही हो, तो आपको ये सर्टिफिकेट उनको प्रोड्यूस करें कि हम एसेंशियल वर्क के लिए जा रहे हैं, कोरोना वायरस वैक्सीन के काम के लिए जा रहे हैं। वो फीलिंग जो थी वो मैं मतलब बयान नहीं कर सकती कि वो कितनी अलग फीलिंग थी कि हाईवे पे, मतलब यूएस के हाईवे पे आप जा रहे हो और हार्डली मतलब एक आध कार आपको दिख जाए और ऐसा दहशत मन में। हाँ एकदम। और दूसरी बात ये कि मतलब काम कर रहे हैं तो दिन रात सुबह शाम वीकेंड नॉन वीकेंड कुछ नहीं था, क्योंकि और हमें कोई मतलब भी नहीं था क्योंकि घर जाके करना भी क्या है। वीकेंड पे कुछ पार्टी तो होने वाली है नहीं कि आपको लुक फॉरवर्ड करे कि वीकेंड आ रहा है और थोड़ा आराम मिले या जो भी है, राइट? तो ठीक है, कर लेते हैं। मैनेजर्स भी बोलते थे कि कल आओ, कल ये करेंगे। कोई सोच रहा नहीं है कल रविवार है या कुछ आराम है या कुछ है, और सब उसी माइंडसेट में थे और सब चले जा रहे थे। एक तो ऐसी बात हुई एक दिन की रात के 1:30 बजे थे और मैं घर ड्राइव कर रही थी और पूरा अंधेरा था। तो मैंने मेरे दूसरे टाइम जोन के कैलिफोर्निया के एक फ्रेंड को कॉल किया कि मुझे साथ दो, मैं घर जा रही हूँ, 1:30 बजे है रात के, रास्ते पे कोई नहीं है और अंधेरा है। तो ये सब मेरे माइंडसेट में चल रहा था तभी। आप सुन रही हैं कार्यक्रम इनसे मिलिए। तो इतना आसान नहीं होता है दोस्तों। फिर वही बात होती है कि हम बुलंदी देखते हैं, पैर के छाले नहीं देखते। जी, संघर्ष होता है। कितने लोग आपकी टीम में काम कर रहे थे? तो जो मेरी कोर टीम थी, जो हम मेरे साइट पे जो काम कर रहे थे, हम 8 जन थे। बाकी दूसरे साइट्स पे और दूसरे देशों में भी बहुत सारे लोग जुड़े हुए थे जिनकी मुझे पूरी जानकारी नहीं है कि कितने लोग होंगे। मतलब लेकिन जहां आप काम कर रहे थे वहां 8 लोग थे। तो ये तो आपने बता दी कि रास्ते में कभी कभी आपको जैसे लगा कि बड़ी स्थिति खराब है। क्या काम करते हुए भी कभी सबके मन में एक साथ आया कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? वो तो मतलब हम एक्साइटमेंट था कि कर रहे हैं, तो मतलब पता नहीं कहाँ जाएगा, कहाँ तक जाएगा, कुछ होगा इससे नहीं होगा, और पूरी दुनिया आंखें टिकाए बैठी है और कब वैक्सीन बनेगा। और ऐसी चीज में अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, और वो भी मतलब ऐसे कुछ नहीं है कि हमने कुछ बहुत बड़े तीर मारे हो कि हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली है, नसीब से मिली है, भगवान की दया से मिली है कि हम हो गए इस टीम में शामिल। वो फीलिंग भी बहुत अलग थी कि जब सब घर से भी पूछते थे कि क्या तुम वर्क फ्रॉम होम कर रही हो, तो ये बताना कि हम कभी वर्क फ्रॉम होम कर ही नहीं सकते हैं, हमारा सारा काम लैब में ही होता है। तो वो फीलिंग भी बहुत अच्छी थी। और आज भी अगर मुझे कोई पूछता है कि क्या तुमने वर्क फ्रॉम होम किया कोविड के दरमियान, तो मैंने कहा एक दिन भी मैंने वर्क फ्रॉम होम नहीं किया। सारे कोविड के जो लॉकडाउन के साल थे, अभी बोल सकते, वो सारे हमने लैब में जाके स्पेंड किए हैं। चलिए, ये तो वैक्सीन की बात हो गई, आपकी उपलब्धि की बात हो गई, बल्कि यूं कहें कि पूरे विश्व के लिए एक उपलब्धि थी, एक उपहार के स्वरूप आपने चीजें दी, आपकी टीम ने दी। बहुत बहुत बधाई हो इसके लिए तो पहले। जी, थैंक यू। और उसके बाद अब ये बताइए कि जब आप मिलती हैं लोगों से, तो ये तो चलिए फक्र आपको लगता होगा कि अच्छा हम उस टीम का हिस्सा थे। फक्र तो लगता है, बट ठीक है, मतलब जैसे मैंने कहा कि मैंने कुछ ऐसे अलग से कुछ नहीं किया। मतलब वो आपकी नौकरी थी, लेकिन ऐसा मौका आया तो जाहिर है कि आपको भी उससे मिल गया कि हाँ। यस। लेकिन
इसके बारे में जो भ्रांतियां हैं उसका भी तो सामना आप करती होंगी ना। लोग कहते होंगे क्या बनाया है वैक्सीन, उसकी जरूरत क्या है, या क्या काम भी आती है ये वैक्सीन, कुछ असरदार भी है, कुछ ऐसे भी सवाल आए सामने आपके? जी जी, हमारे काफी दोस्त भी है जो स्केप्टिकल है कि वैक्सीन लेना है नहीं लेना है, और मेरे दोस्त है तो मुझसे थोड़ा केयरफुली बात करते कि मुझे हर्ट ना कर दे कि ये वैक्सीन कंपनी में काम कर रही है तो इसको ऐसे कुछ ना बोले कि खराब लगे। लेकिन है ऐसे जो लोग डाउट करते हैं कि वैक्सीन, उनके कोई पर्सनल एक्सपीरियंस भी रहे होंगे कि उनको कुछ महसूस हुआ होगा वैक्सीन लिए कैसे अनुभव हो सकता है, मतलब सुनी सुनाई बात होगी ना। जी जी, और मतलब उन्होंने खुद ने वैक्सीन भी लिया हुआ है और उनको कुछ ऐसे साइड इफेक्ट्स या जो भी है अगर हुए होंगे तो उनको ऐसी धारणा बन जाती है कि वैक्सीन की वजह से ऐसे तो वैक्सीन खतरनाक है तो हमें तो नहीं लेना चाहिए या जो भी है। तो ऐसे लोगों के लिए क्या कहेंगी? जैसे मान लीजिए किसी को बुखार आ ही गया या कोई दिक्कत हो गई, किसी को चक्कर आदि आया जी, तो क्या कहेंगे आप, उनको कैसे समझाएंगी? हमारे दोस्त मिले थे तो वो कह रहे थे कि तुम वैक्सीन कंपनी में काम तो करती हो बट साइड इफेक्ट्स बहुत है नहीं जी। तो मैंने उनको सिर्फ एक सवाल करा कि आज तक आपने कितने वैक्सीन लिए होंगे, पोलियो के वैक्सीन, इन्फ्लुएंजा के वैक्सीन, मीजल्स के वैक्सीन, तो क्या आपने उसके ऊपर सवाल उठाया था कि क्या आपने अपनी माँ को पूछा था कि अपने पोलियो दिया पर मुझे ये हुआ है, अब मेरा ये खराब हो गया, जो भी है? नहीं, आपने लिया है वैक्सीन और आप जे हो और आप ठीक तरह से अपनी जिंदगी बिता पाए हो आज तक। साइड इफेक्ट्स बिल्कुल होते हैं, हर चीज में होते हैं। और बल्कि पहले तो हम लोगों को जहां तक याद है कि बचपन में जब लगती थी टीके तो यही कहा जाता था कि अगर बुखार चढ़ा है इसका मतलब कि ये ठीक है, नहीं चढ़ा तो मतलब गड़बड़ है, इसमें कोई असर नहीं हो रहा, बॉडी उसको कुछ रिएक्शन दे रही है अपना कि हो रहा है कुछ, तो मतलब ये बुखार वगैरह तो चलो ठीक है, सामान्य सी सिम्टम्स है, रिएक्शंस है, साइड इफेक्ट्स है। कुछ लोगों को जरा और ज्यादा हो सकती है, बट हर एक की बॉडी, हर एक की शक्ति अलग होती है, तो हर एक की प्रतिक्रिया भी अलग ही होगी। बिल्कुल। तो मुझे सिर्फ यही कहना है कि अगर आप वैक्सीन ले रहे हो तो वो डिसीजन कि आपको वैक्सीन लेना है कि नहीं लेना है, वो रिस्क बेनिफिट रेशियो को मद्देनजर रखते हुए लेना चाहिए। जैसे इससे आपको ज्यादा रिस्क है कि आपको साइड इफेक्ट्स होंगे या फिर आपको ज्यादा बेनिफिट है कि आप कोरोना वायरस से बच जाओगे। जैसे कि आप दुनिया भर में देखोगे कि अगर दुनिया ने अगर वैक्सीन नहीं लिया होता तो आज कहाँ होते हम, और अगर सारे लोगों ने अगर ऐसे स्केप्टिसिज्म, ऐसे डाउट रखे होते कि इससे के बहुत साइड इफेक्ट्स है, तो आज शायद ये पेंडेमिक और चल रहा होता। बिल्कुल। बट पूरी दुनिया में इतने सारे वैक्सीनेशंस हुए तो ये थोड़ा कोविड कंट्रोल में आया है। जो भ्रांतियां हैं वो बिल्कुल आपकी बात से स्पष्ट हो गई लेरिसा जी की लेने से फायदा है, और जाहिर है कि जो आज की स्थिति है वो कहीं ना कहीं हम सुकून में तो आ गए हैं जी। लेकिन अब आगे क्या, भविष्य क्या है इसका? आगे तो अब मैं कहूंगी कि जो बीती है हम पे, उससे हमें सीखना चाहिए। कि अगर मैं कहूंगी कि आज में अगर मैं ट्रेन में देखती हूँ कि कुछ लोगों को अगर खांसी हो रही है या जुकाम हो रहा है तो वैसे ही मतलब चले जा रहे हैं जो सामान्य लोगों के साथ बैठे हुए हैं। तो अगर वो ऐसे कर सकते हैं कि वो मास्क पहन ले, जिस दिन वो उनको हो रहा है वो मास्क पहन ले, तो वो मतलब भले ही वो सामान्य सी सर्दी या बुखार या जुकाम खांसी होगी जी, बट अगर वो प्रोटेक्ट कर सकते हैं किसी और को, प्रिकॉशन लेना, प्रिकॉशन, हाँ, तो ये सब अगर आप सीख सकते हो। क्योंकि कोरोना वायरस भी कैसे फैला है कि हम कुछ प्रिकॉशन नहीं ले रहे थे, सब मिल रहे थे, हमें पता भी नहीं था हालांकि, तो वो स्प्रेड हो गया। जी। तो अभी जो भी हम सीखे हैं उससे अब अगर आगे मतलब उसको फॉलो करना चाहिए, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल निश्चिंत हो जाना चाहिए। और सामान्य तौर पर वैसे भी साफ सफाई की बात है तो हम कहीं बहुत भीड़ के जगह से आ रहे हैं तो नहा लें या हाथ मुंह धो लें कम से कम, तब जाएं। खासतौर से रसोई घर में जाना है या खा रहे हैं, क्योंकि हम वाकई बहुत लापरवाह हो गए थे, है ना? जी। इनसे मिलिए इस कार्यक्रम में आपने सुना चिकित्सा विज्ञान में विशेष उपलब्धि प्राप्त लेरिसा फलकाओ से रेणु चतुर्वेदी की बातचीत का पहला भाग। इस कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग विनायक तलवलकर, प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह, संयोजन दिलीप कुलकर्णी और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। इनसे मिलिए।